So let's start with Indian Development Economy, chapter number 5, Human Capital Formation. इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं. Human resources are vital from the point of view of economic development in the modern world. All the planners believe that the building of a strong nation depends upon the development of people and the organization of human activity. इनका ये कहना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, यानी ये जो इंसान जब यूज होता है, मतलब आदमी, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है, तो वो एसेट्स के रूप में काम करता है. और यदि उसका डेवलप नहीं हुआ तो फिर आप यूं समझिए कि यदि ह्यूमन बीइंग का डेवलप नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो सोसाइटी का, समाज का, देश का, नेशन का, वर्ल्ड का, किसी का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता. तो ये डिपेंड करता है कि यदि किसी देश को डेवलप करना है तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है उस देश के लोगों को स्ट्रांग होना, उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करना, उनको डेवलप करना, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी ही मेन चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. इफ दिस रिसोर्स इज डेवलप्ड प्रॉपरली इट कैन डू वंडर. यदि ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से डेवलप किया जाए, उसको ऐसी फैसिलिटीज दी जाए, एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, उसको ऐसे रेडी किया जाए, तो वो वंडर, चमत्कार पे चमत्कार कर सकता है. द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप करना पड़ेगा. यदि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को आप डेवलप करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो आप क्या कर पाएंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम इकोनॉमी में बड़े अच्छे से, बड़ी आसानी से हो पाएगा. इन वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर विपल जो थे, उन्होंने कहा, ए नेशन इज ट्रू वेल्थ, एक नेशंस ट्रू वेल्थ इज नाइदर इन इट्स लैंड एंड वाटर, nor in forest and mines, nor in its flow and herbs, nor in dollars, but its wealth and happy men, women and child. इनका कहना है इस दुनिया में सब मोह माया है. यदि एक देश की जो संपत्ति, असली संपत्ति है, वो उसकी जमीन, पानी, जंगल, कीड़े मकोड़े, आसमान, नल, नदी, नाले, किसी में डिपेंड नहीं करता, पैसा रुपया किसी में डिपेंड नहीं करता. लेकिन यदि वहां के लोग हैप्पी हैं, वहां की महिलाएं, बच्चे स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, तो आप यूं समझिए कि वही देश सही मायने में वेल्दी है, प्रॉस्परस है, यानी संपत्ति वाला है और धनी है. फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल ये समझते हैं. फिजिकल कैपिटल इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट लगता है वो फिजिकल कैपिटल कहलाता है, जैसे प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एटसेट्रा. दिस द फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस. फिजिकल कैपिटल इसलिए चाहिए क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेस का यूज करना है. बिना फिजिकल फिजिकल कैपिटल के फिजिकल रिसोर्सेस का यूज नहीं हो सकता. It is accumulated to quite important for economic growth of a country. एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, वो है कंट्री का ग्रोथ. If the ownership of physical capital is the outcome of conscious decision of the owner, एंटरप्रेन्योर जो डिसीजन लेगा उसका आउटकम होगा उसका फिजिकल कैपिटल. यानी वो जितना स्ट्रॉन्ग और अच्छे डिसीजन लेगा, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, उतने अच्छे उसके फिजिकल रिसोर्सेज डेवलप होंगे. एंटरप्रेन्योर पजेसेस नॉलेज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये आदमी कैलकुलेट कर लेता है कि यदि वो इतना पैसे लगाता है कहीं तो उसको इतना रिटर्न मिलेगा, जिससे वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता है कि यहाँ पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस ये कैसी है, टेक्निकल है और इकोनॉमिकल है, फिजिकल कैपिटल को बढ़ाना. लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है,
जिससे रिलेटेड है चैप्टर, उसको हम देखते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक, इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज इम्बॉडीड इन द पीपल। उस देश में रहने वाले लोगों की जो स्किल है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसका एक्सपर्टाइज है, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसका नॉलेज है, यही पीपल को, नॉर्मल पीपल से ह्यूमन कैपिटल बनाता है। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। यदि आपको फिजिकल कैपिटल का यूज करना है तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होगी वो होगी ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट। There is a need for investment in human capital to produce more human capital out of human resources. Human resources है, जो आदमी है, यदि आप उसको कैपिटल बनाना चाहते हैं तो ह्यूमन कैपिटल को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आदमी ट्रेंड नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, तब तक वो चीजों को यूज नहीं कर पाएगा। हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा पॉवर्टी, वहां पर हमने देखा पॉवर्टी की एक बहुत बड़ी वजह थी एजुकेशन। इलिटरेट होने की वजह से लोग गरीब के गरीब ही रह गए, अमीर नहीं हो पाए। वो अपने लिए अच्छा या बुरा नहीं कर सकता यदि वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा समझदार नहीं है, उसके अंदर स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइजेशन, एजुकेशन या नॉलेज नहीं है, तो वो काम अच्छा नहीं कर सकता। फिर सोसाइटी नीड इन सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल हु हैव themselves been educated and trained as professors and other professionals. In other words, we need good human capital to produce other human capital, say डॉक्टर, इंजीनियर। हमारे पास यदि अच्छे ह्यूमन कैपिटल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, तो ही वो नया ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। जब भाई हम पढ़े लिखे होंगे तभी हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। आई मीन टू से, यदि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं तो ही वो दूसरे लोगों को पढ़ा लिखा करके अच्छा बना सकते हैं और नॉर्मल पीपल से ह्यूमन कैपिटल के रूप में उसको बदल सकते हैं। ए कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेस लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल, लाइक फैक्ट्रीज। सिमिलरली इट कैन आल्सो टर्न, जैसे फिजिकल मटेरियल को, फिजिकल रिसोर्सेस को फिजिकल कैपिटल बना दिया जाता है, वैसे ही नॉर्मल ह्यूमन को, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदला जा सकता है। बस इसके लिए जरूरत है तो इन्वेस्टमेंट की। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, ये दोनों तरह के बेनिफिट डेवलप करता है। नेचर ऑफ बेनिफिट फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल कैपिटल, यानी जो फिजिकल कैपिटल का बेनिफिट है वो एक अलग बात है और जो ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट है वो अलग बात है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ओनली, human capital benefits only तो ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ओनली द ओनर बट आल्सो द सोसाइटी इन जनरल। ह्यूमन कैपिटल सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं, खुद को ही नहीं करता, बल्कि सोसाइटी में अन्य लोगों को भी बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ नेशन। यदि पढ़ा लिखा आदमी है और वो नेता बनता है और वो देश को डेवलप करने का काम करता है तो निश्चित रूप से ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। एक हेल्दी पर्सन है तो वो दूसरों को भी डिसीजेस फैलने से रोकने में हेल्प करेगा, लोगों को समझा सकता है, पर्सनालिटी डेवलप करने का काम कर सकता है, हाइजीन मेंटेन कर सकता है और ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता है। सॉरी, अच्छा ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप पढ़ लेना। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आप नोट कर लेना चाहें तो जैसा आपको लगे वैसा कर लेना, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं नोट आप। ये यहाँ पर 2 पॉइंट और रह गए थे, इनको भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, लोग रिसोर्स कैसे बनते हैं। पीपल बिकम रिसोर्स
बाय यूजिंग देयर स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटी। यदि कोई बंदा अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, एबिलिटी को, योग्यता को यूटिलाइज करता है तो नॉर्मल पीपल से रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड, और उसमें और डेवलप कर दिए जाते हैं एजुकेशन और हेल्थ से, तो हम उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। यानी एक इस इंसान को पढ़ा लिखा के, स्वस्थ करके, ट्रेन करके, इस स्किल डेवलप करके कर देते हैं तो वही ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कैपिटल के रूप में बदल जाता है। मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF का क्या मतलब है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है किसी पर्सन में एबिलिटी, स्किल को डेवलप करना। कोई भी देश है, उस देश की जो पॉपुलेशन है वहां उसमें स्किल डेवलप करना, एबिलिटी डेवलप करना, एजुकेट करना, उसको ट्रेन करना, यही कैपिटल फॉर्मेशन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपर्टाइज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड with investment in man and his development as creative and productive resources। यदि हम पैसा खर्च करते हैं क्रिएटिविटी में किसी ह्यूमन बीइंग की, उसका डेवलपमेंट में, उसकी एबिलिटी बढ़ाने में, तो वही कहलाता है प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट होना ह्यूमन का, और वो कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या सोर्सेस हैं? तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। यदि इन चीजों पर एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। एक्सपेंडिचर में क्या है, एक एक कर कर पढ़ते हैं अब हम। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सीधी सी बात है, यदि वो पढ़ा लिखा होगा तो उसे काम समझाना आसान है और वो प्रोडक्टिव होगा, यानी ज्यादा प्रोडक्शन करने में एबल होगा, काम को समय पर पूरा कर सकता है, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वो बंदा काम कर सकता है। लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। स्किल लेबर की यदि वो पढ़ा लिखा है तो ज्यादा होती है, और यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी स्किल में उतनी कमी होती। विच इनेबल्स हिम टू जनरेट मोर इनकम। यदि वो पढ़ा लिखा है, ट्रेंड है, स्किल्ड है तो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, और अनपढ़ है तो वो कम इनकम जनरेट करेगा। इकोनॉमिस्ट हैड स्टेट्स दैट द नीड फॉर एक्सपांडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन अ नेशन एज इट एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस। लोगों का कहना है, इकोनॉमिस्ट यानी बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पैसे खर्चा करो, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, ताकि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके जो नेशन बिल्डिंग का भी काम करेगा। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इन सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज। ठीक जैसे कैपिटल गुड्स में मशीनें खरीदने में कंपनी पैसा खर्चा करती है, वैसे ही यदि कोई आदमी अपनी पढ़ाई लिखाई ह्यूमन डेवलपमेंट में करता है तो वो भी उसके लिए कैपिटल है। इंडिविजुअल यदि एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है तो इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम को बढ़ाने के लिए, वही लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, वही कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज, एजुकेशन क्यों करती है, बढ़ावा देती है डेवलपमेंट में? एजुकेशन कन्फर्म्स हायर लर्निंग कैपेसिटी ऑफ पीपल। एजुकेटेड पीपल ज्यादा आसानी से चीजों को सीख लेता है और वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड, इससे आपको प्राइड भी होता है और सोसाइटी में आपको अटेंडेंस भी मिलती है, यानी रिकॉग्निशन भी आपका होता है। इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ, आप जीवन अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो, भला बुरा पहचानने की भी, डिसीजन मेकिंग का भी आपको पावर देता है वो। इट मेक्स बेटर चॉइस, इट प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको जज करने का भी ये अपॉर्चुनिटी देता है कि किस तरीके से आप चीजों को समझते हैं, कैसे आप डिसीजन मेकिंग
कर सकते हैं, कहाँ आप अच्छा या बुरा सोच सकते हैं। इट साइमल्टेनियस स्टिमुलेट्स इनोवेशंस, ये इनोवेशंस को भी बढ़ावा देता है, लोग नई नई चीज की खोजबीन भी करते हैं। इससे क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में भी हेल्प मिलती है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग, और स्वस्थ दिमाग को इम्पोर्टेंट काम। यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप काम कर पाएंगे, यदि आप अस्वस्थ हैं तो आप कैसे काम करेंगे। आप खुद सोचिए कि आपका जब सिर दर्द करता है, बुखार आता है, पेन होता है, तो आप काम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। तो यदि आप स्वस्थ हैं तो ही आप अच्छा काम कर पाएंगे, अन्यथा आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज ए रिसोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्थ लेबर फोर्स। हेल्थ लेबर फोर्स को बढ़ाता है। यदि हेल्दी लेबर है तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ज्यादा काम करेगा। यदि लेबर हेल्दी नहीं है, बीमार है, तो वो काम भी उसी हिसाब से करेगा। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट adversely affect the quality of manpower. A sick labor without access to medical facility is compelled to abstain from work and there is loss of productivity. यदि आदमी अस्वस्थ है तो उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी या उसको काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएं। Therefore, expenditure on health is important to build and maintain productive labor। को बनाए रखने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप हेल्थ में उसकी पैसा खर्चा करें, ताकि उसका हेल्थ मेंटेन रहे और आपका प्रोडक्शन का लॉस ना हो। Therefore, expenditure are important to build। Okay, adequate food and proper nourishment, उसको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए और उसकी सेहत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसको सैनिटेशन फैसिलिटी, छुट्टी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब अच्छा होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर कैसे हो सकते हैं? प्रोडक्ट, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, एटसेट्रा। तो नोन एज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई। टीबी है, खसरा है, बहुत सारी बीमारियां इनकी वैक्सीन से डेवलप्ड है। तो उस तरह से उसको मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए। क्यूरेटिव मतलब मेडिकल इंटरवेनिंग ड्यूरिंग इलनेस, नॉर्मल बुखार के समय पर या नॉर्मल कुछ उसको बीमारी होती, सर्दी खांसी जुकाम, उस समय पर उसकी दवाई। सोशल यानी स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी को बढ़ावा देना, लोगों में ये जानकारी पहुंचाना कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको ऐसी चीजें यूज करनी है जिससे आप स्वस्थ रहें, गंदगी से दूर रहना है, साफ सफाई रखना है, लाइक दैट। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो पानी फिल्टर करके पीते हैं, मशीनें लगी रहती हैं जिससे फिल्टर्ड पानी मिलता है, आरओ लाइक दैट, आरओ, वो होना चाहिए। फिर गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटी भी अच्छी होना चाहिए। जितने भी सैनिटेशन का काम है वो अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई वगैरह होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। वेदर वगैरह का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बंदे को आपने जॉब में रख लिया, अब उसको आप ट्रेन करो जिससे कि क्या हो, उसका परफॉर्मेंस बढ़ सके और उसकी क्वालिटी, एबिलिटी और स्किल भी। भाई पढ़ाई एक कॉमन चीज है, पढ़ाई के बाद सिचुएशन के हिसाब से, काम के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से वर्किंग कंडीशंस अलग होती हैं, वर्किंग का तरीका अलग होता है, मेथोडोलॉजी अलग होती है, मशीनें अलग अलग चलती हैं। तो बार बार जॉब में रखने के बाद भी उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। और एक इंडस्ट्री को ये चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो बार बार ट्रेनिंग देता रहे ताकि स्किल डेवलप हो सके। एम्प्लॉय की ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिलती रहना चाहिए। बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, टीचर्स को भी बहुत सारे होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है, आइडियोलॉजी दिया जाता है कि वर्कर कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है। उस पर भी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। वो भी क्या करता है ताकि प्रोडक्टिविटी बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ। फिर expenditure on migration, people migrate from one place to another in search of job that pays them higher salaries। एक आदमी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है ताकि उसको सैलरी ज्यादा मिले, या गरीब क्षेत्रों को छोड़कर थोड़ा शहरी क्षेत्रों में जाने की कोशिश करता है जहां से उसकी
इनकम बढ़ सके। अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन, टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन, इंजीनियर, डॉक्टर विदेश चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल माइग्रेशन को रोकने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इस पर भी कुछ खर्चे होने चाहिए, जिससे माइग्रेशन को रोका जा सके, लोग बाहर ना जाएं, ऐसी कोशिश होना चाहिए गवर्नमेंट की। लेकिन हर काम गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती, कुछ काम हमें भी करना पड़ेगा, वो भी ईमानदारी वाला जीवन जी के। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन सूचना के आदान प्रदान पर भी खर्चे होने चाहिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर रिलेटिवली लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट, इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में भी लोगों को जानकारी होना चाहिए, ताकि लोग उसके हिसाब से डिसाइड कर सके कि उनको क्या पढ़ना है। जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, इनकी इतनी फीस होती है कि हर कोई पढ़ ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से तो एजुकेशन कम से कम कीमत में होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसको अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाखों रुपए फीस लग रही है तो आदमी कैसे पढ़ेगा, कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, या कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो गवर्नमेंट को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए, जिस ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें निशुल्क हो सकें, लगभग निशुल्क जैसी हो सकें, ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। People want to know the level of salary associated with various types of job. आदमी ये चाहता है कि ये मालूम पड़ सके किस तरह की जॉब में कितना पैसा मिलता है, फिर उसी हिसाब से वो अपनी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करता है और उसी हिसाब से अपनी स्किल भी डेवलप करता है। डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत अहम रोल है। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ means the increase in real national income of a country. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि जो वास्तव में रियलिटी में जो उस देश की इनकम है कैसी है, क्या है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट पर्सन। एजुकेटेड आदमी, स्किल्ड आदमी ज्यादा काम कर सकता है, कम समय में ज्यादा काम कर सकता है, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी एज कंपेयर टू इलिटरेट पर्सन ज्यादा होता है। हेल्दी पर्सन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है क्योंकि वो अनइंटरप्टेड सर्विसेज देगा, कंटिन्यूअस सर्विसेज सप्लाई देगा। लेकिन जो इल होगा, जो बीमार आदमी होगा, वो कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं दे पाएगा, तो उसका इम्पैक्ट या उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ along with many other factors, on the job training, market information, migration increase, ये सारी चीजें, कैपेसिटी जनरेट करना इनकम की, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन की सुविधा दी जा सके। आगे समझते हैं हम गाइस। ह्यूमन HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की बात करता है, इनोवेशन नई नई खोजों की बात करता है। तो देखें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इन प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है, यानी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्प्शन और इनोवेशन के तरीके भी देता है। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज to understand changes in society and scientific advancement, thus facilitate inventions and innovations. आदमी पढ़ा लिखा जब होता है, टेक्निकली स्ट्रांग होता है, तो नई नई साइंटिफिक रिसर्च करता है, नए नए टेक्नोलॉजीज खोजता है, जिससे हमारा ग्रोथ और नई चीजें बनती हैं। सिमिलरली एजुकेटेड लेबर यदि फोर्स अवेलेबल है तो नई टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से वो अडॉप्ट कर लेता है। जैसे बैंकों में आप देखो तो पहले सब कुछ पेपर वर्क होता था, अब लगभग पेपरलेस वर्किंग शुरू हो गई, सारी चीजें टेक्निकली हो गई। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा स्टाफ मिलना शुरू हो गया। डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, ये हुआ तो ये क्यों हुआ, ये बताना थोड़ा सा टिपिकल है।
ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम, मेजर नहीं किया जा सकता इस वजह से। एजुकेशनल measured in terms of year of schooling, teacher pupil ratio and enrollment rates may not reflect the quality of education. लोग कितने टीचर हैं, कितना एक्सपीरियंस है, लोग कैसे हैं, या रेशो कैसा है बच्चों का, इनरोलमेंट का, पढ़ाई लिखाई का, इससे आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बता सकते। सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज का भी मेजर मॉनिटरी टर्म में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कौन सा बंदा कितना स्वस्थ है। इट मीन्स इट इज डिफिकल्ट, एक रिलेशन बनाना टिपिकल है, इसलिए इनका कंपैरिजन भी करना स्केल। हाउएवर ग्रोथ इन ईच सेक्टर हैज इन्फोर्स्ड द ग्रोथ ऑफ एवरी अदर सेक्टर, लेकिन ये फिर भी एक सेक्टर में यदि ग्रोथ होती है तो उस वजह से दूसरे सेक्टर की भी ग्रोथ बढ़ जाती है। The relationship between human capital and economic growth flows in either direction. Higher income causes building of high level of human capital and high level of human capital causes economic growth. यदि higher income है तो human capital formation को बढ़ाता है, और human capital formation का level बढ़ने से economic growth भी होती है। Development indicators in education and health sectors, कुछ इन्होंने पर कैपिटा इनकम, अब ये इन्होंने डाटा दे दिया है तो आप इससे समझें, इस डाटा को देख के लिटरेसी रेट, एक्सपेक्टेशंस, अलग अलग रेट उसकी दे दी है। तो यहाँ पहले कम थी, बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ना शुरू हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब कुछ बढ़ गई है। ये द एनालिसिस ऑफ द इंडिकेटर्स मेंशन्ड इन अबव शोज द, चलिए आप ये भी देखते रहें और मैं यहाँ पढ़ता भी नहीं। Developing countries has been faster but the growth of per capita real income has not been that fast। मतलब इनका ये कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर फास्टर ग्रोथ तो होती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की भी फास्टर ग्रोथ होती है ये जरूरी नहीं है। रिपोर्ट बाय डेस्चक बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, इनको हम पढ़ते हैं कि रिपोर्ट बाय डेस्चक बैंक क्या कहता है, जो भी लिखा है यार आप लोग पढ़ लेना। जर्मन बैंक कहता है इन इट्स रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स आइडेंटिफाइड दैट इंडिया विल emerge as one among 4 major growth centers in the world by 2020 में जो भारत देश है वो सबसे ज्यादा डेवलपिंग स्पीड पर काम करेगा। फर्दर स्टेट्स दैट ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टूडेज इकोनॉमिक्स, इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल is crucial to achieve increase in GDP। GDP को यदि बढ़ाना है तो ह्यूमन कैपिटल का भी बढ़ना जरूरी है। With reference to India, it states that between 2005 से 2020 40% राइज इन एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन। इनका कहना है 40% तक एजुकेशनल स्किल भारत देश में बढ़ जाएगी 2005 से 2020 के बीच में। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा ये हम समझते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है मित्रों, द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी। इंडिया क्या है, नॉलेज इकोनॉमी है। लर्निंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, भारत लर्निंग पर, लर्निंग इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी चेंज ओवर गेम चेंजर कंट्री है ये, कि नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ाएगी। इफ इंडियन इकोनॉमी यूजेस इट्स नॉलेज इफेक्टिवली एज यूज्ड बाय आयरलैंड, then its per capita income will increase from a little over $1,000 in 2002 to $3,000 in 2020। $1,000 जो 2002 में था पर कैपिटा इनकम, वो बढ़ के $3,000 हो सकता है यदि इफेक्टिवली नॉलेज का इंडियन पीपल इस्तेमाल करते हैं। द रिपोर्ट फर्दर स्टेट्स Indian economy has all the key ingredients for making transition, transformation, skill, well functioning, democracy, diversify, science, technology, infrastructure, हर चीज में काम करने के लिए इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और ये बहुत अच्छे से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो दो रिपोर्ट ये पॉइंट आउट करती हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन
इंडिया ने बहुत अच्छे से अचीव किया है और आगे अचीव भी कर रहे हैं। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग एगो, बहुत पहले से ही शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू 7th 5-year प्लान ह्यूमन कैपिटल मस्ट बी असाइंड ए की रोल। अच्छा, 7th ईयर प्लान में इन्होंने इस काम पर शुरू कर दिया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन और हेल्थ पर काम किया जा सके, ट्रेनिंग वगैरह इन लोगों ने शुरू कर दी थी। इंडिया एज ए नॉलेज इकोनॉमी, भारत देश एक ऐसी इकोनॉमी है यहाँ पर आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें डेवलपिंग में हैं और इनके पॉलिटिशियंस भी एडवांस व्यू में सोचते हैं कि इंडिया को इस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म करना है कि ये बेस्ट इकोनॉमी बन सके और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन सके। लर्निंग, ई गवर्निंग ही यहाँ का फ्यूचर है। इम्पोर्टेंट रोल और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या है इम्पोर्टेंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, हम ये समझते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। यदि फिजिकल कैपिटल को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है तो आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग एक इंटेलिजेंट यानी डेवलप्ड इकोनॉमिक बनाता है। स्किल्ड है पर्सन तो वो यूटिलाइजेशन फिजिकल का बहुत अच्छे से करता है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन यदि आपको बढ़ाना है तो भी नॉलेजेबल और स्किल्ड वर्कर आपके पास होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ता है, टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन आता है। इन्वेस्टमेंट यदि हम करते हैं स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग वगैरह में, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में, तो प्रोडक्शन जनरेट होता है। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मिलता है, इम्प्रूवमेंट होता है। एजुकेशन की वजह से लेबर फोर्स एजुकेटेड हो तो एडॉप्शन आसान है नई टेक्नोलॉजी का और इससे प्रोडक्शन बढ़ता है यानी इकोनॉमी मजबूत होती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, जो लोगों का एटीट्यूड है, विल पावर है डेवलपमेंट की, वो बढ़ रही है। जो मेंटल आउटलुक है डेवलपमेंट के लिए वो भी चेंज हो रहा है और फिट पीपल ऑफ इंडिया है, स्किल्ड और नॉलेजेबल पीपल हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में भी चेंज आ रहा है और पावरफुल चेंज आ रहे हैं जो इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भारत देश में स्वास्थ्य पर खर्चा करने की वजह से और लोगों का नॉलेज होने की वजह से, जानकारी होने की वजह से, पढ़े लिखे ट्रेंड लोगों की वजह से जो लिटरेसी रेट मतलब एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो भी बढ़ना शुरू हो गई। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है, स्किल फॉर्मेशन होता है लोगों का, सोशल जो जस्टिस है वो होता है, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। और यदि पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है तो 15-20 बच्चे पैदा नहीं करता, 1-2 बच्चों में सुकून रहता है उसको। और जब पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी तो ग्रोथ भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल होंगे। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम क्या है? इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। भारत चूंकि एक गरीब देश था इसलिए यहाँ पर रिसोर्सेस सफिशिएंट अवेलेबल नहीं थे, एजुकेशन वगैरह भी नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी प्रॉपर तरीके से। फिर हम आगे बढ़े तो सीरियस इनएफिशिएंसीज, देयर इज ए लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्स एज कैपेबिलिटीज ऑफ। देखो पढ़े लिखे ज्यादा लोग नहीं थे, इलिटरेट थे, एजुकेटेड नहीं थे, गरीब थे, स्वास्थ्य सही नहीं था, तो बहुत सारी इनएफिशिएंसीज थी जिनकी वजह से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं। ब्रेन ड्रेन हो गया लोगों का, पीपुल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड हैंडसम सैलरी, इट लीड्स टू लॉस ऑफ क्वालिटी पीपल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर। सब पैसा 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 करने लग गए तो ब्रेन डेड हो गया इनका, यानी इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो क्वालिटी थी वो खत्म करके सिर्फ गुलामी की प्रथा अपना ली कि बस नौकरी करो, नौकर बन के जीवन जियो, तनख्वाह अच्छी मिलेगी बस। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कंटिन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन, बहुत तेजी से बढ़ती गई जिससे अवेलेबल जो रिसोर्सेस थे वो कम हो गए, जो फैसिलिटीज थी वो कम हो गई। उसके बाद सर्वल इम्बैलेंसेस, कुछ इम्बैलेंसेस थे, कुछ एजुकेशन का इम्बैलेंस था, कुछ जेंडर इनइक्वालिटी थी, या फिर यूं कहें कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में फर्क था।
जो भी है प्रोडक्टिव उतना एजुकेशनल नहीं था, जिसने इकोनॉमी को उतना डेवलप नहीं होने दिया। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, प्रॉपर मैन प्लानिंग नहीं हुई, स्किल्ड लेबर डेवलप नहीं हुए, स्किल्ड पर्सोनल यानी एम्प्लॉयज डेवलप नहीं हुए, बस काम चलाऊ सरकार चलती रही और रिसोर्सेस का वेस्टेज होता रहा। पढ़े लिखे आदमी को आजकल जॉब भी कहाँ मिलती है, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनकी वजह से जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कहीं ना कहीं मारा जाता है। वजहें क्या हैं, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारी ऐसी होती हैं जो भी हैं। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज इतना नहीं था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप इतना कंप्लीट कर लें। थैंक यू।